जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज का क्लास जो होगा हम लोग का 4 नंबर का सेट होगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 1, 2, 3 का हम लोग का हो चुका है क्लास और इसका वीडियो जो है आपका अपलोड हो चुका है वीडियो यूट्यूब पर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और देखिएगा, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 4 नंबर प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई है, यानी कि एसआई मात्रक जो है समान है, वह किस में है। तो ऑप्शन ए में आपका है बल और दाब, बल और दाब है, और बी में आपका बल और दूरी, सी में है कार्य और ऊर्जा, और डी में है क्या, संवेग और बल है। चलिए देखते हैं। ये जो आपका ऑप्शन सी है, ये आंसर आपका हो जाएगा। कार्य जो है, कार्य और ऊर्जा, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई जूल होता है। और ये आपका जो बल है और दाब है, ये दोनों का अलग होता है। दाब का क्या होता है, दाब का जो होता है एसआई इकाई क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का। और बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। ये दोनों नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। यहाँ पर क्या है, नहीं है दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका स्याही का सोखना जो है वो केशिकत्व क्रिया का कारण होता है। बी में है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यह भी केशिकत्व क्रिया का कारण होता है। सी में है सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और डी में है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पर्ण समूह की ओर बढ़ना यानी कि पौधे की जड़ों से जल जो है वह पत्ती की ओर यानी कि टहनियों की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, पर्ण समूह कहते हैं। पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका ये जो आपका तीनों ऑप्शन है, ए और बी और सी, ये केशिकत्व क्रिया कारण होता है। यहाँ पर पूछा गया केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, यानी कि केशिकत्व के अलावे और कोई कारण से भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि पौधे की जड़ों से जल का जो प्रवाह होता है ऊपर की ओर, पर्ण समूह की ओर, तो उसमें आपका केवल केशिकत्व क्रिया कार्य नहीं करता है, उसमें आपका प्रस्वेदन या स्वसंजन के कारण भी प्रस्वेदन या फिर स्वसंजन के कारण भी उसमें जल का प्रवाह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, एक बस विश्राम के उपरांत चलती है तथा 20 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वेग प्राप्त करती है, तो बस का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर विश्राम से चलती है दिया गया है, तो विश्राम से जब चलती है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u बराबर 0 हो जाएगा। और त्वरण बराबर जो होता है आपका, a बराबर जो होता है आपका क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टाइम होता है। तो यहाँ पर प्रारंभ अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। 5/18 से गुना करते हैं मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए। इसको काटेंगे, ये 20 मरतबे और ये 2 से काटेंगे 20 मरतबे और ये 9 मरतबे, क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो गया, 100/9 और माइनस यू क्या होगा, यू 0 है, और बटा में टी क्या हो जाएगा, टी कितना है, 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इसको क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये तो 0 छोड़ देते हैं, माइनस हो गया। यहाँ देख लेते हैं बराबर में, ये 20 जो है आपका गुना हो जाएगा 9 से, तो ये 100 और बटा में हो जाएगा 9 गुना 20 हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। 180 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद ये फिर 5 से कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, यानी 5/9 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 5/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
5/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए में आपका 5/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, डैश वह भौतिक राशि है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी कि कौन सा भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है? कौन सा भौतिक राशि है इसमें जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए में आपका दूरी है, बी में बल है, और सी में त्वरण है, और डी में क्या है? वेग है। कौन सा भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो दूरी के बारे में आप जानते हैं, आंसर आपका हो जाएगा दूरी हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो है आपका धनात्मक होता है, यानी कि धनात्मक होगा और शून्य होगा, धनात्मक और शून्य होगा, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूरी जो है आपका धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। और ये जो आपका वेग है, वेग, बल, त्वरण, ये सब ऋणात्मक भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, बल और विस्थापन, यानी कि बल गुना विस्थापन डैश के बराबर है। बल गुना विस्थापन डैश के बराबर है, यानी कि बल गुना विस्थापन जो है आपका किसके बराबर होता है? तो W यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? बल यानी कि F गुना विस्थापन S। यही पूछा गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आंसर? कार्य हो जाएगा। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है इसका ऐसा मात्रक। और ऊर्जा जो है इसका भी ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ये दबाव जो है, दबाव इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? दबाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आपका कि गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है, यानी कि जब स्थिर रहती है और जब गति में आती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा विद्यमान रहती है? तो जब स्थिति के कारण या स्थिरता के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अंदर अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। और स्थिति का अगर पूछेगा तो स्थितिज ऊर्जा होता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न आपका, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आपका बल, यानी कि F/s, ये विस्थापन हो गया, और cos 90 डिग्री होता है, cos यानी कि वर्क बराबर जो होता है आपका F/s cos थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का मान जो है, थीटा का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वर्क बढ़ेगा। तो थीटा का मान जो होता है आपका, थीटा का मान जब 90 डिग्री यहाँ पर लेंगे, यानी थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? यानी cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है? शून्य होता है। cos 90 डिग्री बराबर शून्य होता है। तो यहाँ अगर शून्य से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और यहीं इसका मान यहाँ पर मान अगर लिया जाएगा 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री लिया जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मान अधिकतम हो जाएगा, और 180 पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 90 डिग्री पर जब रहेगा थीटा का मान जो है, यह 90 डिग्री जब रहेगा तो क्या होगा? मान 0 हो जाएगा इसका। ये cos थीटा 90 डिग्री जब होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि लंबवत जब भी रहेगा, लंबवत जब भी कोई कार्य होगा, लंबवत जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा? उसमें कार्य शून्य हो जाएगा। और वही पूछा गया यहाँ पर कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? कोण के बारे में बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या होगा? कार्य जो होगा आपका शून्य हो जाएगा, और ये 180 डिग्री अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और जब 0 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा? कार्य धनात्मक हो जाएगा। तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है आपका कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग पूछा गया, तो संवेग जो होता है आपका p बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका आंसर। द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान आपका 50 केजी हो गया और वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 गुना 10 और ये डबल जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। संवेग का क्या होता है मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आंसर आपका, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन। यानी कि प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु की विराम अवस्था, यानी कि वस्तु जो है आपका विराम अवस्था में है या फिर गति अवस्था में है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को डैश कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है। और इसको यानी कि कोई भी अगर इसमें बल लगाया जाता है तो इसका विरोध कौन करता है, कोई अगर बाह्य बल इसमें लगाया जाता है तो इसका विरोध किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। जड़त्व के कारण इसका विरोध होता है। यानी कि गति में है तो वह गति में रहेगा, और अगर स्थिर है यानी कि विराम अवस्था में तो वह विराम में रहना चाहता है। कोई बाह्य बल जब तक इस पर कार्य न करे तब तक यह अपने विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। यह जड़त्व के कारण होता है। क्या हो जाएगा, जड़त्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न तो सिंपल सा है लेकिन यह सिंपल मशीन का प्रश्न है। सिंपल मशीन का प्रश्न है तो उतना भी सिंपल नहीं, अगर याद होगा तो सही है, नहीं तो अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको सिंपल लगेगा। क्या है, चाकू उदाहरण है। चाकू किसका उदाहरण है, चाकू किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका लीवर है, ऑप्शन ए में आपका है लीवर, ऑप्शन ए में क्या है लीवर है, और बी में वेज, सी में पुल्ली, सॉरी डी में पुल्ली, और सी में क्या आनतल। आनतल यानी कि इंक्लाइन यानी कि तिरछा लाइन, तिरछा लाइन हो जाएगा। तिरछा लाइन ये क्या है, तिरछा लाइन है, तिरछा लाइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर जो आपका हो जाएगा वेज हो जाएगा, वेज। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा, वेज हो जाएगा। वेज मतलब क्या होता है, वेज होता है आपका क्या होता है, पचरी होता है। एक तरह से हम इसको क्या कहते हैं, पच्चर कहते हैं, पच्चर या फिर पचरी कहते हैं। हम लोग जब हथौड़ी जो है, हथौड़ी जिसे हैमर कहते हैं, उसमें हम लोग पचरी लगाते हैं, या फिर आपका कुल्हाड़ी होता है, कुदाल होता है, वो समय जो पचरी लगाते हैं, उसी तरह पचरी की श्रेणी में इसको डाला गया है। चाकू को किस में डाला गया है, पचरी के श्रेणी में यानी कि वेज की श्रेणी में डाला गया है। समझ में आ गया होगा। और इसका जो और बहुत सारा उदाहरण होता है, वेज का उदाहरण जो होता है आपका बहुत सारा होता है। जैसे आपका कुल्हाड़ी हो गया, ड्रिल बिट हो गया, चाकू हो गया, चाकू ये हो गया, कुल्हाड़ी भी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया। फिर आपका होता है ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट भी होता है। ये सब आपका क्या है, वेज का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न आपका 11 नंबर। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि 2 बल्ब लगा है और उसमें एक जो है अधिक रोशनी प्रकाश देता है और एक कम देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश की दीप्ति रजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, नहीं है। बी में है दोनों बल्बों में रजिस्टेंस समान है, और सी में है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है, और डी में है चमकदार बल्ब में अधिक उत्सर्जित शक्ति होती है, इसलिए कम प्रतिरोध होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चमकदार बल्ब जो होता है वो अधिक उत्सर्जित शक्ति यानी कि अधिक पावर उत्सर्जित करता है, इसके लिए प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है। यानी कि जब प्रतिरोध कम होगा तो उसका शक्ति क्या होगा, अधिक होगा। जैसे P बराबर जो होता है आपका, शक्ति बराबर होता है आपका, P बराबर होता है आपका V²/R होता है, V²/R। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रतिरोध का मान जितना कम होगा, ये पावर जो होगा उतना ही अधिक होगा,
प्रतिरोध का मान जितना कम होगा पावर का मान उतना ही अधिक होगा। तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा वो बल्ब चमकेगा। समझ में आ गया होगा? जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा बल्ब चमकेगा। यानी कि प्रतिरोध जब अधिक होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतिरोध जो है ये वाला ये अगर अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो ये कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो ये पावर भी कम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध वह संवेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। और ये प्रतिरोध जो है आपका अगर बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। और ये वोल्टेज जो होता है पावर के समानुपाती होता है, समानुपाती। चलिए समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। यानी कि पावर का मान बढ़ने पर, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान कमने पर यानी घटने पर, प्रतिरोध का मान घटने पर उत्सर्जित शक्ति जो होता है आपका, पावर जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश अधिक देता है बल्ब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, यानी कि उत्तोलक जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक प्रथम श्रेणी का होता है, एक द्वितीय श्रेणी का और एक तृतीय श्रेणी का होता है। तो यहाँ पूछा गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में पूछा गया। तो हम आप लोगों को बताए थे, और जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग को बताते हैं कि उत्तोलक के बारे में पूछा जाए तो उत्तोलक जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। उसमें एफ एल ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होगा इसमें ये फुलक्रम जो है आपका ये होगा आपका मध्य में होगा, और यानी कि द्वितीय उत्तोलक जो होगा उसमें ये लोड है, एल फॉर लोड है, तो ये द्वितीय श्रेणी में बीच में होगा, मध्य में होगा। और ये क्या है? ई एफर्ट है, एफर्ट जो होगा आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है आपका कि आलम्ब यानी कि एफ जो है आयास ई और एल के बीच में स्थित है। एफ जो है आपका एफ ई और एल के बीच में है, ये देखिए। और प्रथम श्रेणी के बारे में पूछा गया है तो ये तो प्रथम श्रेणी का है ही, तो आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ जो है आपका मध्य में है और एफर्ट और लोड दोनों साइड से है, यानी कि दोनों के बीच में है, एफर्ट और लोड के बीच में है आपका फुलक्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो गया। और प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन सा होता है उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में आपका हो गया, एग्जाम्पल में हो गया आपका पिलास हो गया, पिलास हो गया आपका, कैंची हो गया, ये सब जो है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका? कार्य बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका? कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ये एफ है आपका, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो फिर कार्य बराबर जो होगा आपका एफ एस कॉस थीटा होता है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। और थीटा का मान जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी का द्रव्यमान उठा के, 3 केजी का द्रव्यमान का बस्ता है उसको उठाए हुए है और समतल सड़क पर वह 30 मीटर तक विस्थापित होती है। तो विस्थापन का मान कितना हो गया? 300 मीटर हो गया। तो यहाँ एफ यानी कि बल कितना है? बल जो है आपका पीठ पर रखे हुए, तो क्या है? समकोण बनेगा, यानी कि इसके बीच जो कोण बनेगा ये कॉस थीटा, यानी थीटा का मान जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री जब हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी कार्य किया जाता है और उसके बीच जो अगर कोण बनता है 90 डिग्री का, बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, ये बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। अब इससे पहले वाला प्रश्न बताए थे कि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम W बराबर लिखेंगे एफ एस और 0 यहाँ पर हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हम देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो क्या आता है आंसर? 0 ही आता है। तो क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये cos थीटा जो है, cos थीटा, इसके मान पर हमको ध्यान रखना है। इसके मान पर अगर 90 डिग्री का के कोण पर अगर कार्य किया जा रहा है एफ और एस के बीच, बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है तो क्या हो जाएगा? कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बराबर जो होता है cos 90 डिग्री बराबर
मान जो आता है वह 0 आता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है। तो दोगुना करने पर यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका वेग के स्क्वायर के बराबर होता है, वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोगुना किया जाता है। मान के चलिए कि अगर ये पहले वाला है, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या है, वेग जो है आपका ये v² है, और दोगुना किया जाता है। तो अगर हम v का मान यहाँ पर ले लें, प्रारंभिक जो वैल्यू है आपका वेग का, वो अगर हम 2 ले लेते हैं, इसको दोगुना किया जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। यहाँ पहले अगर 2 ले लेते हैं इसका मान और इसको दोगुना किया जाता है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है, तो n का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक वेग जो है उसको अगर दोगुना किया जाता है तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है आपका कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वह किनका योग होता है। ऑप्शन ए में आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, आंसर हो जाएगा यही, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर, यानी कोई वस्तु ऊंचाई से, ये h है, ऊंचाई से गिर रहा है, कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रहा है, तो ऊंचाई से गिर रहा है तो उस समय, यानी कि ऊंचाई से गिरते समय क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका, ये होता है जब ऊंचाई से ऊपर से गिराया जाता है उस समय क्या होता है, 0 होता है। और आपका स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा आपका 0 होता है। यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका मान होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका इसका क्या होगा, 0 होगा। और जब यह नीचे गिरने लगता है तो जैसे जैसे नीचे जाता है उससे क्या होता है, इसका गतिज ऊर्जा का मान जो होता है आपका, ये गतिज ऊर्जा का मान ये बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में आंसर, इसकी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह गलत बता रहा है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, ये भी नहीं होगा। सी में है, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी नहीं होगा, दोनों कम नहीं होगा। ऑप्शन डी में इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। और इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि गतिज ऊर्जा जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा उतना ही घटेगा, यानी कि इसका जो टोटल वैल्यू जो होगा वो पहले जितना था उतना ही बाद में होगा। जब ऊपर से गिरा रहे थे किसी वस्तु को तो उस समय जितना था इसका वैल्यू उतना ही नीचे भी होगा। फर्क बस इतना रहेगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है और गतिज ऊर्जा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि ऊपर में जब गिरा रहे थे तो क्या था, स्थितिज ऊर्जा अधिक था और गतिज ऊर्जा 0 था, और नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और स्थितिज ऊर्जा घट जाता है, लेकिन दोनों का मान जो होगा समान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है। उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले शक्ति की इकाई क्या होती है। 17 में है प्रश्न में कि उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला शक्ति का इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। हॉर्स पावर यानी कि उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है शक्ति की इकाई वो क्या है, हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर है। और एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति है, और एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, कितना वाट होता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। वाट जो होता है आपका शक्ति का इकाई होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर
18वां प्रश्न है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना हो जाएगा? केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा, यानी कि सेल्सियस से कहाँ जाना है, केल्विन में जाना है, केल्विन में जाना है। तो बताए थे आप लोगों को कि कम से ज़्यादा में जाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ज़्यादा से कम में जाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये सी कम है और ये क्या क्या है, ज़्यादा है कि, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कितना, 273 ऐड करेंगे। तो कितना है, 78 प्लस 273 ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आ गया, 351। आंसर क्या हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध संभव नहीं है, कौन सा संबंध संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट का दोनों का जो हम लोग निकालते हैं, तापमान को हम लोग जो सेल्सियस में दिया रहता है उसको केल्विन में बदलते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, तो उसका मान दिया गया है। इसमें कौन सा सही नहीं है यह देखना है, कौन सा सही नहीं है। तो ये देख लेते हैं पहले। ये सी बराबर जो है आपका के माइनस 273 है। तो ये आप लोग जानते हैं, बताए थे कि कम से ज़्यादा में जाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 273 प्लस सी, ये केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपका सही है, ये सही है। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ये भी आपका के बराबर सी प्लस 273 है और ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये भी सही है, ये दोनों सही है। सी सही है तो ये नहीं होगा, बी सही है तो ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं ए और डी देख लेते हैं। डी जो है आपका, ये डी जो है यहाँ पर आपका ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। और डी जो है आपका हम लोग निकालते हैं कैसे, सेल्सियस, यानी कि सी माइनस 0 बटा में 100 और बराबर एफ माइनस 32 बटा में कितना, 180 और इसको काट देंगे 20 से, तो ये 9 मरतबे कट जाएगा और ये 5 मरतबे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9C हो जाएगा इधर, 9C। या ऐसे कर सकते हैं C बटा 5, यहाँ पर देखिए C बटा 5 है, उसके बाद F माइनस 32 बटा 9, तो यहाँ पर है F माइनस 32 और यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, ये F माइनस 32 बटा 9। तो ये भी सही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक, कांच और पारद करने का मतलब है कि पारा जो होता है आपका, पारा जो होता है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वही पारद के द्वारा ही उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है। तो पारद, कांच नली थर्मामीटर में पारद क्या होगा, कार्य नहीं करेगा, कम सुगराही होगा, अधिक सुगराही होगा, या गर्म करने पर भंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों का आयतन विस्तार गुणांक जो है, आयतन विस्तार गुणांक बराबर होगा तो पारा जो है आपका, पारा या थर्मामीटर में ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो उसमें कोई भी माप हम लोग नहीं ले सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कार्य नहीं करेगा। और इसका प्रसार गुणांक जो होता है आपका, इसका थर्मामीटर में पारे का जो ये पारद है आपका, इसका प्रसार गुणांक जो होता है उच्च प्रसार गुणांक होता है। उच्च प्रसार गुणांक के कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है आपका, एन समान प्रतिरोध जिनका मान आर है, यदि समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध निकालना है समानांतर क्रम में, तो आर बराबर आपका हो जाएगा, आपका ये आर मान दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया गया है आर बटा में स्मॉल आर है बटा में एन हो जाएगा, और इसको एन को इधर लाएंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, इधर एन आर ये हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में निकाल के देखते हैं, श्रेणी क्रम में, उसके बाद इसका मान इसमें रख देंगे। तो श्रेणी क्रम में जो होता है आपका, श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का मान निकालेंगे आर, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो एन आर होता है, एन आर
एन आर होता है। और यहाँ आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पर कितना है, कैपिटल आर एन है। तो चलिए यहाँ आर का मान हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका एन इंटू एन कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आर है, इसी का मान तो निकालना है, यहाँ भी आर है और इसी का मान निकालना है। तो ये फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका ये एन स्क्वायर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर और ये कैपिटल आर हो जाएगा, एन स्क्वायर कैपिटल आर हो जाएगा, एन स्क्वायर कैपिटल आर हो जाएगा। ये आर का मान आ गया, स्मॉल आर का मान आ गया। आंसर क्या हो गया, एन स्क्वायर आर हो गया। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा है, एन स्क्वायर आर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22वां प्रश्न है कि तापानुशीतलन का प्रयोजन है, तापानुशीतलन का प्रयोजन है। तो तापानुशीतलन का मतलब क्या होता है, तापानुशीतलन या फिर क्या होता है, अनिलन, तापानुशीतलन या फिर अनिलन, या फिर आपका होता है इसी को एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं, इसी को एनीलिंग भी कहते हैं। यह धातु क्रम में पदार्थ, यानी कि धातु क्रम में एनीलिंग या फिर अनिलन या फिर तापानुशीतलन का प्रयोग या तापानुशीतलन का काम जो किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। तो जब हम लोग जैसे बचपन में देखते थे हम लोग कि जब कांच का जो गोली है उसको गर्म जब करते थे और अचानक उसको पानी में डालने के बाद क्या होता था, वो टूट जाता था, अचानक पानी में डालने के बाद क्या होता था, टूट जाता था। लेकिन जब हम गर्म करते हैं उसको अगर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करने पर, यानी कि गर्म करने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा जो किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं, या फिर अनिलन कहते हैं, या फिर तापानुशीतलन कहते हैं। तीनों एक ही है, यानी कि गर्म करके उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि वो टूटे नहीं, और उसके बाद क्या होगा, उसकी कठोरता जो है उसकी घट जाएगी, कठोरता घट जाएगी। यानी कि सीधा तौर पर कह सकते हैं कि कठोरता कम करने के लिए हम लोग एनीलिंग या अनिलन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील को नरम बनाने के लिए, बी में स्टील को कठोर बनाने के लिए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टील को नरम बनाने के लिए तापानुशीतलन का प्रयोग किया जाता है। तापानुशीतलन में क्या होता है कि वस्तु को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसको अचानक ठंडा नहीं किया जाता है, उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तापानुशीतलन या फिर अनिलन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा ताकि कुछ भी अगर कमी हो तो उसको सुधार किया जा सके, क्योंकि जो भी कमी होगा आप लोग ही बता सकते हैं, उसके बाद इसमें सुधार लाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक विद्युत बल्ब जिसमें वोल्टेज 240 वोल्ट और धारा कितना है, 0.6 एम्पियर है, धारा 0.6 एम्पियर है। तो यहाँ पर डैश की शक्ति होती है, यानी कि शक्ति पूछा गया है, शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है आपका, पावर बराबर से पी बराबर जो होता है आपका VI होता है, यानी कि वोल्टेज उन्हें धारा होता है। तो 240 वोल्ट है यहाँ पर, और ये धारा कितना है, 0.6। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, और ये 6 से गुना हो जाएगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, कितना हो गया, 144 हो गया। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 144 वाट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 144 वाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसका पावर बराबर जो होता है आपका, पावर बराबर एक होता है VI होता है, उसके बाद एक आपका होता है V² होता है, उसके बाद आपका होता है एक V यानी कि I² होता है, I² होता है। ये सब फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, काम देगा। कभी भी प्रश्न आएगा और जिस फार्मूले पर प्रश्न आएगा वो उस पर वैल्यू अपना पुट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न आपका कि डैश का उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरण में किया जाता है। डैश का प्रयोग विद्युत ताप उपकरण में किया जाता है, विद्युत ताप उपकरण में किया जाता है, विद्युत ताप उपकरण में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम जो होता है आपका किसका मिश्रण होता है, तो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, क्रोमियम का मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत
प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है आपका प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय नहीं है। आपका घर्षण बल जो है, घर्षण बल, स्प्रिंग में विद्युत का बल, तार में तनाव, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रकृति में विद्युत चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय बल है। और ये शरीर का वजन जो है आपका ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का वजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर, एक कंडक्टर में विभव अंतर यानी कि विभवांतर और इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच संबंध बताता है? यानी कि कौन सा कंडक्टर है जो विभवांतर और इसके बीच में यानी कि माध्यम में बहने वाली विद्युत प्रवाह यानी कि धारा के बीच संबंध बताता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। ओम का नियम यानी कि V बराबर आई आर होता है, लेकिन प्रतिरोध का जो मान है, इसमें प्रतिरोध का मान यानी कि एक चालक के विभव अंतर इसके माध्यम से बहने वाले धारा के सीधे अनुपातिक होता है, यानी कि धारा के सीधे अनुपातिक होता है, धारा के सीधे अनुपातिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध जिसके समानुपाती होता है, एक चालक का प्रतिरोध किसके, सॉरी यहाँ पर किसके है, किसके समानुपाती होता है? तो चालक का प्रतिरोध यानी कि R बराबर जो होता है आपका, ये आपका रो का साइन है, रो L/A हो गया। तो ये आपका लंबाई पर और ये A है, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लंबाई पर इस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है। उसके बाद है आपका कूलम्ब एक होता है आपका कूलम्ब है यहाँ पर। उसके बाद विद्युत प्रवाह यानी कि धारा के ऊपर। तो V बराबर जो होता है आपका IR होता है, IR, और R बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है ना, और यहाँ पर विद्युत धारा दिया गया है, तो R जो होगा I का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा है, बढ़ेगा तो ये प्रतिरोध घटेगा, और ये घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये धारा भी हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? एक चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ये वाला जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत प्रवाह जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा। और कूलम्ब जो होता है आपका, ये भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लंबाई। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध आपका किसके समानुपाती होता है? लंबाई के होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? त्वरण का विरोध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि त्वरण का विरोध कैसे किया जाएगा? जैसे त्वरण जो निकालते हैं हम लोग, तो ए बराबर क्या होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग आपका v हो गया माइनस u हो गया प्रारंभिक वेग बटा में t हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि वेग का जो विरोध करता है वह कौन करता है? जड़त्व करता है। क्योंकि कोई वस्तु अगर गति में है तो जड़त्व चाहता है कि वह गति में ही रहे, और अगर विराम अवस्था में तो वह विराम में ही रहे। तो इसका विरोध कौन करता है? जड़त्व करता है। यानी कि वेग का अगर विरोध किया तो इसका मतलब वह त्वरण का भी विरोध किया। तो यहाँ पर पूछा गया त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन को विरोध करता है जड़त्व, यानी कि त्वरण के परिवर्तन को भी विरोध करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हीटर। विद्युत हीटर जो होता है आपका, विद्युत हीटर वह ताप प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत हीटर। और विद्युत फ्यूज जो होता है आपका, यानी कि ताप विद्युत प्रभाव पर आधारित जो होता है आपका, ताप विद्युत प्रभाव पर, यह कौन सा होता है? फ्यूज भी होता है। फ्यूज भी आपका विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज हो गया आपका, ये भी आपका विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है।
आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। परिपथ में श्रृंखला में यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आपका धारा का जो मान होता है, धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होता है। और वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है? भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर पूछा गया परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? समान होगा। क्या हो जाएगा? समान रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि धारा का मान जो है आपका समान रहेगा श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम की अगर बात किया जाए, समानांतर क्रम की अगर बात किया जाए, समानांतर क्रम की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? वोल्टेज जो होता है आपका समान होता है, वोल्टेज समान होता है। और धारा जो होता है आपका, धारा यानी कि आई जो होता है आपका, यह क्या होता है? अलग होता है। अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं। समान आकार के और समान धातु के बनाया गया है, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों गोला के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में आपका खोखला गोला अधिक फैलेगा, बी में है ठोस गोला अधिक फैलेगा, सी में है दोनों गोला समान फैलेगा, और डी में है केवल ठोस गोला ही फैलेगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों गोला समान फैलेगा। दोनों गोला समान फैलेगा। क्या था प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों समान रूप से फैलेगा। दोनों समान रूप से फैलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न आपका कि वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है, जहाँ पर कंप्यूटर की जानकारी जो है वह संग्रहित किया जाता है, क्या कहलाता है? वह भौतिक स्थान जहाँ पर कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है आपका? कंप्यूटर की सभी जानकारियाँ उसमें संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की सभी जानकारियाँ इसमें संग्रहित किया जाता है। ये मोडेम जो है आपका, मोडेम क्या करता है? मोडेम क्या करता है? मोडेम जो है आपका डिजिटल सिग्नल को यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग एवं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है कौन? मोडेम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है, डैश कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का इंटरफेस कौन सा है? डैश कंप्यूटर का मौजूद एक इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम बताना है जिसके कारण आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्ट हो जाएगा। पोर्ट के द्वारा, यानी कि पोर्ट एक इंटरफेस है जिसके द्वारा क्या होता है? किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? यानी कि अच्छे विद्युत संपर्क होने के लिए, अच्छे विद्युत संपर्क होने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कौन सा वैद्युत संपर्क है? यानी कि वैद्युत संपर्क का नाम है ये सब, अर्थ क्लैंप हो गया, हेड सील्ड हो गया, फेस सील्ड हो गया, स्केल कैंपस हो गया। ये सब क्या है? वैद्युत संपर्क का नाम है। और कौन से वैद्युत संपर्क में यानी कि पकड़ जो है वैद्युत संपर्क का अच्छा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ क्लैंप हो जाएगा। अर्थ क्लैंप क्या हो जाएगा? अर्थ क्लैंप हो जाएगा। ये अर्थ क्लैंप जो है आपका, अर्थ क्लैंप क्या करता है? अर्थ क्लैंप वेल्डिंग करते समय केबल के तार का कार्यखंड जो होता है आपका, केबल के तार का जो कार्यखंड जो होता है, टुकड़ा जो होता है आपका, वेल्डिंग टेबल से जुड़ा हुआ रहता है। वेल्डिंग
वेल्डिंग वेल्डिंग टेबल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका काम क्या रहता है, यानी कि अर्थ क्लैम्प जो है आपका क्या करता है, केबल के तार के कार्यखंड को वेल्डिंग टेबल से जोड़ता है, वेल्डिंग टेबल से जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि विद्युत कार्य के जूते डैश के बने होते हैं, यानी कि कोई भी विद्युत से जुड़ा हुआ अगर कार्य किया जाता है तो उसमें सेफ्टी के लिए, यानी कि अपने शरीर की सेफ्टी के लिए जूता जो बनाया जाता है वह किसका बना होता है, जूता किसका बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबर का जूता बनाया जाता है, रबर का जूता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। यानी कंपास जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक बड़ी कंपास होता है, एक छोटी कंपास होता है। तो बड़ी कंपास जो है आपका वह वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह कितने माप में वृत्त खींचा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 150 mm से अधिक, 150 mm से अधिक माप की वृत्त खींचने में बड़ी कंपास का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है। ड्राइंग बोर्ड पर जो बैटन लगा होता है, बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पट्टियों को सपोर्ट देना। यानी कि आपका जो स्ट्रिप लगा होता है, पट्टी जो लगा होता है, ऐसे ऐसे पट्टी लगा होता है ड्राइंग बोर्ड पर, और ये पट्टी को ऐसे करके दो भाग में जोड़ा रहता है, यानी कि एक साइड से बायां साइड से और दायां साइड से दो बैटन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यह क्या कार्य करता है, तो ये स्ट्रिप जो है आपका, ये वाला ये स्ट्रिप जो है आपका, इसको सपोर्ट देने का कार्य करता है, पटरियों को सपोर्ट देने का कार्य करता है कौन, बैटन करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है आपका ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर, ड्राइंग शीट के यानी कि ड्राइंग शीट जो आपका होता है, ये आपका ड्राइंग शीट है, इसके बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। मार्जिन कहने का मतलब जैसे हम लोग पहले कॉपी में जब लिखते थे तो चौथाई जो छोड़ते थे, समझ सकते हैं। जैसे मार्जिन जो हो गया आपका चौथाई हो गया, चौथाई समझिए। तो चौथाई क्यों छोड़ा जाता है, चौथाई क्यों छोड़ा जाता है उसमें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चारों साइड से कुछ ना कुछ चौथाई छोड़ा जाता है, यानी कि मार्जिन छोड़ा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भाषा में क्या कहा जाता है, उसे मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है, तो जिल्द में बांधने के लिए, जिल्द में बांधने के लिए मार्जिन छोड़ा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिल्द में बांधने के लिए मार्जिन छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है आपका, त्रिभुज ABC में DE और AC जो है आपका, DE और AC जो है आपका समानांतर है, और उसमें D तथा E क्रमशः AB तथा CB पर दो बिंदु है। AB और CB पर क्या है, दो बिंदु है। तो चलिए इसका बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया, और ये आपका हो गया A, और ये हो गया C, और ये हो गया आपका B हो गया, और ये हो गया आपका D और E। यहाँ पर क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में DE और AC समानांतर है। तो ये आपका DE हो गया और ये AC हो गया, ये दोनों समानांतर है एक दूसरे के, और उसमें D तथा E क्रमशः AB तथा CB, यानी कि D जो है आपका AB पर है, ये D जो है आपका ये वाला AB पर है, ठीक है। उसके बाद आपका E जो है आपका CB पर है, तो यहाँ E जो है आपका E ये CB पर है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ मान दिया गया है, AB का मान दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ A है और यहाँ B है, यानी कि टोटल का मान, ये टोटल का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद AD का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ A है और यहाँ बीच में ये D है, तो यहाँ से यहाँ का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पूछ रहा है यहाँ पर BE और CE का रेशियो, यानी कि इसका और इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका कैसे निकालना है मान इसका, तो इसका मान निकालते हैं BD, यहाँ इसका मान लेते हैं BD बटा में AD हो जाएगा, BD बटा में AD, और बराबर में हो जाएगा आपका BE हो गया, बटा में हो गया आपका CE हो गया, CE हो गया। इतना समझ में आया। अब इसका मान इस पर रखते हैं। BD का मान कितना है, ये टोटल 10 है, और इसमें से AD का मान 4 अगर घट जाएगा तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। BD का मान आपका 6 हो गया। उसके बाद AD का मान कितना है, A से D तक यहाँ जो आपका मान है कितना है, 4 है, तो ये 6/4 हो गया, और बराबर में आपका आ गया क्या, BE, और ये नीचे आ गया CE। तो यहाँ क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, BE और CE का मान। इसको काट देंगे, 2 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, और ये 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, तो
क्या हो गया, 3/2 आ गया आंसर। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से रफली समझ लीजिए। ये बी ई का मान निकालना था, बी ई का मान कितना आ गया आपका, बी ई अनुपात आ गया आपका सी ई, कितना आ गया, 3/2 आ गया, 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। आप अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार में, तो वीडियो को थोड़ा रोक के और अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोबाइल पर थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे हम अच्छे से समझा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आप रोक के देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज है। यानी कि तीनों शीर्ष लंब जब बराबर होता है तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, तीनों शीर्ष लंब जो होता है आपका जब बराबर होता है, जैसे आपका तीनों शीर्ष लंब जो हो गया आपका, ये तीनों शीर्ष लंब जो हो गया आपका जब बराबर होता है, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब जब तीनों बराबर होता है तो क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि उसका तीनों कोण जो है क्या होता है, समान होता है, समबाहु त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, सीधी रेखा कहने का मतलब है आपका कि ये जो है रेखा आपका सीधी रेखा है, यह कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। सीधी रेखाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक हो गया आपका ये सीधी रेखा हो गया, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, और एक आपका होता है ये भी तो सीधी रेखा है लेकिन वर्टिकल है, तो एक ये हो गया, और एक होता है आपका ये तिरछा लाइन होता है। तिरछा लाइन क्या कहते हैं, इनक्लाइंड रेखा कहते हैं या ऑब्लिक कहते हैं, इनक्लाइंड या ऑब्लिक। तो ये तीनों प्रकार का हो गया आपका, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजेंटल, और एक ये हो गया इनक्लाइंड हो गया, तीनों प्रकार का हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार की। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन सा, तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल, और ये आपका हो गया हॉरिजेंटल हो गया, और ये आपका हो गया वर्टिकल हो गया, और ये हो गया आपका इनक्लाइंड हो गया। 3 प्रकार की रेखा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ये सही नहीं है, मिस प्रिंट थोड़ा कर दिया गया। यहाँ आंसर होना चाहिए, इसमें संख्या में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रकार की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर। बयालीस नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपका, कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड यानी कि कर्व्ड सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस, कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सतह से घिरे होते हैं, इन्हें अनरोल करने से कैसी सतह मिलती है। यानी कि कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सतह जो है आपका, टेढ़ा सतह जो है आपका, वह घिरा होता है, इसे अनरोल करने के बाद यह कैसा सतह मिलता है। यानी कि इसे अनरोल करने के बाद यह कैसी सतह दिखती है या फिर मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेन। क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, प्लेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव, एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है, क्षैतिज तल के साथ बराबर है, तो रेखा कैसी होगी। यदि एक रेखा, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव, वास्तविक तथा आभासी झुकाव नति, आभासी झुकाव जो है उसको क्या कहते हैं, नति कहते हैं, उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है, क्षैतिज तल के साथ बराबर है, तो यह रेखा क्या कहलाती है, यह रेखा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबवत तल के समानांतर, लंबवत तल के समानांतर, लंबवत तल के समानांतर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है आपका कि ए मीटर को किससे सूचित किया जाता है, यानी कि ए मीटर का जो सिंबल होता है वो कौन सा है, ए मीटर का सिंबल कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए मीटर का सिंबल ऑप्शन ए हो जाएगा। ए मीटर का जो सिंबल होगा उसमें यानी कि ऐसे करके और बीच में आपका ए लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न आपका, किसी उपयंत्र के स्केल पर अंकित न्यूनतम पाठ्यांक को क्या कहा जाता है। किसी उपयंत्र के स्केल पर, यानी कोई भी उपयंत्र है
उसके स्केल पर जो होता है, यानी कि मापने वाला जो स्केल होता है उस पर अंकित मान जो होता है, न्यूनतम अंकित मान जो होगा उसको क्या कहा जाता है? न्यूनतम अंकित मान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पतम मान कहा जाता है। न्यूनतम अंकित मान को क्या कहा जाता है? अल्पतम मान कहा जाता है। अल्पतम मान कहा जाता है। अल्पतम मान कहा जाता है, यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो क्या होगा? लिस्ट काउंट। यानी कि अल्पतम मान को क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि किसी मापनी की सुग्राहकता बढ़ने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी मापनी की सुग्राहकता बढ़ने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सुग्राहकता जो होता है, यानी कि सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी जो होता है आपका, सुग्राहकता, ये सुग्राहकता जो होता है आपका, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो स्थायित्व के, अस्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुग्राहकता जो है वह अस्थायित्व की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी मापनी की अगर सुग्राहकता, यानी कि ये जो अगर बढ़ेगा तो स्थायित्व का मान क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। यानी कि ये जब बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और जब सुग्राहकता जो है वह घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? स्थायित्व का मान बढ़ जाएगा। यानी कि सीधा ध्यान में रखना है कि सुग्राहकता जो होता है इसे अंग्रेजी में सेंसिटिविटी कहते हैं, और स्थायित्व को क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं। तो सुग्राहकता जो है, ये वर्ड थोड़ा अजीब है। सुग्राहकता जो है ये जब बढ़ेगा तो स्थायित्व का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पूछा क्या गया है कि सुग्राहकता का मान बढ़ने पर स्थायित्व का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हम 2-3 बार आपको रिपीट करके इसलिए बताते हैं प्रश्न को, ताकि आपको इसका आंसर याद हो जाए या फिर समझ में भी आए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न आपका कि पहिया और धुरी दोनों में किसका व्यास अधिक होता है? पहिया और धुरी दोनों में किसका व्यास अधिक होता है? तो पहिया जो होता है आपका, पहिया जैसे ये हो गया आपका चक्का हो गया, और ये आप बीच में देखते हैं कि ये धुरी होता है, बीच में धुरी होता है। ये पहिया हो गया, ये पहिया हो गया, ये बीच में क्या होता है? धुरी होता है। तो इसका जो व्यास होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका व्यास और इसका व्यास क्या हो जाएगा? इसका व्यास ये हो गया। तो किसका व्यास होगा ज़्यादा? पहिया और धुरी दोनों में किसका व्यास अधिक होगा? ये हो गया आपका पहिया, पहिया हो गया, और ये हो गया आपका धुरी, धुरी हो गया। तो व्यास किसका सबसे अधिक होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? पहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, पहिया हो जाएगा आंसर। पहिया, व्यास अधिक होगा। और घूर्णन गति जो होगा आपका, यानी कि दोनों के धुरी के जो व्यास, यानी कि दूरी की अगर बात करेगा, व्यास में यहाँ पर अंतर है, व्यास में अंतर है तो इसका मतलब है कि दूरी में भी अंतर हो जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि दोनों के द्वारा जो तय किया गया दूरी है, दूरी में अंतर होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कि दूरी में अंतर होगा। क्योंकि जब व्यास में अंतर है, त्रिज्या में अंतर है, तो व्यास में अंतर है, व्यास में अंतर है, तो फिर आपका क्या होगा? दूरी में भी अंतर हो जाएगा। यानी कि एक ही समय पर, यानी कि जितना समय ये चक्कर लगाएगा पहिया और उतना ही समय में ये चक्कर लगाएगा आपका धुरी, तो उसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा दोनों अलग होगा। पहिए के द्वारा अधिक दूरी तय किया जाएगा और धुरी के द्वारा कम दूरी तय किया जाएगा। यानी कि एक ही दर पर घूमने में पहिया और धुरी दोनों एक ही दर से घूमते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों में दूरी अलग हो जाएगा, दूरी अलग हो जाएगा, दूरी भी अधिक तय करेगा पहिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48वां प्रश्न है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये खैनी काटने का मशीन जो होता है आपका, खैनी काटने का मशीन, इसमें क्या होता है? लोड जो होता है आपका बीच में होता है, और आपका फुलक्रम एक साइड फुलक्रम होता है और एक साइड आपका होता है एफर्ट होता है, एफर्ट। तो ये आपका हो गया, खैनी हो गया। और नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन जो होता है, उसमें भी आपका लोड जो होता है आपका बीच में होता है, और फुलक्रम एक साइड होता है और एफर्ट एक साइड होता है। तो ये भी हो जाएगा। यानी कि नींबू निचोड़ने का मशीन जो है वो, और खैनी काटने का मशीन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर।
49वां प्रश्न है आपका, 49वां प्रश्न है, निम्न आकृति के अनुसार किसी स्थिर बिंदु पर कैंटिलीवर के बंकन आघूर्ण का मान निकाले। कैंटिलीवर के बंकन आघूर्ण का मान निकाले। यहाँ पर दिया गया है मान इसका, यहाँ पर जो बल लगता है आपका 4 kg न्यूटन, यानी कि वेट है तो उसको न्यूटन में बोल सकते हैं। इसका मात्रक जो होता है वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 4 kg न्यूटन का बल लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर लगता है आपका 3 kg न्यूटन का बल, यहाँ पर लगता है 2 kg न्यूटन का बल। और ये जो आपका ये आपका न्यूमेरिकल है, आपका ड्राइंग यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का यह आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, यानी कि जब तक आप ये इसका चैप्टर नहीं पढ़िएगा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। और हम भी उतना अच्छे से इसके न्यूमेरिकल के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करेंगे और इसको हम नहीं बताएंगे। जब आप चैप्टर पढ़िएगा उसके बाद इसको समझ में आएगा, और हम भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे, इसके लिए ये क्वेश्चन को रहने देते हैं। यानी कि गलत बताने से अच्छा होता है ना बताना। इसलिए हम सोचते हैं कि आपको कुछ अगर गलत निगेटिविटी अगर चला जाए इस क्वेश्चन के बारे में, इससे अच्छा है कि हम इसको छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। ये गलत नहीं है, सही है प्रश्न, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50वां प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाणु व कवक। पृथ्वी का अपमार्जक जो होता है जीवाणु और कवक होता है, जीवाणु और कवक। अपमार्जक क्या करता है, अपमार्जक जो है आपका जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अपमार्जक क्या करता है, जल के पृष्ठ तनाव को भी कम कर देता है। और अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, तो वसा, अपमार्जक का जो निर्माण होता है, निर्माण, अपमार्जक का निर्माण कहाँ से, यानी कि अपमार्जक जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है, तो वसा, तेल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, ये सबसे आपका अपमार्जक का निर्माण होता है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो है आपका 4 नंबर, इसका ये लास्ट प्रश्न था, 50 नंबर प्रश्न था आपका लास्ट। तो आज ये कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 4 हो गया आपका कंप्लीट। ये आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और देखिएगा, आप लोग देखिएगा, इसको अच्छा लगेगा वीडियो। और देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, इसमें क्या कमी है नहीं है, वो सब हम इसके बाद इस पर सुधार करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।